वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि जितने भी क्विक कॉमर्स या फिर जोमेटो हो गया, इंस्टामार्ट, स्विगी, इवन अमेजोन, इन सब का खेल खत्म हो सकता है। ये सारी कंपनीज बहुत ही जल्द बंद हो सकती हैं, तो ये न्यूज जरूर देखिएगा। साथ ही हम आपके लिए लेके आए हैं उन स्टॉक्स की न्यूज जो डिविडेंड देने वाले हैं बहुत ही जल्द। उसके बाद हम बात करने वाले हैं CAIT की टॉप 10 फर्म्स जो इंडिया के अंदर है उनकी, पंजाब नेशनल बैंक की, IPL की भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है PNB की और ये न्यूज अपने आप में काफी हैरत अंगेज करने वाली है क्योंकि आपको पता है नीरव मोदी को लंदन में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अरेस्ट कर लिया गया है। अब आपको ये भी पता होगा कि PNB ने मुंबई वाले जो ब्राडा हाउस ब्रांच था जहाँ पे इन दोनों ने यानी कि नीरव मोदी ने और मेहुल चोकसी ने 13,000 करोड़ का स्कैम किया था और अब वहां पे एक स्टाइलिश ऑर्गेनिक कॉफी कैफे बन गया है। और पहले तो यहाँ पे फ्रॉड के कारण काफी ज्यादा केओस हो गया था, पर अब लोग वहां पे सुकून से बैठ करके कॉफी का मजा लेते हैं और मीटिंग्स करते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था कि बैंक ने जो अपना ब्रांच है वो शिफ्ट कर दिया था वहां पे, क्योंकि बैंक वहां पे रेंट पे थी और अब उस बैंक की जगह यानी कि PNB की जगह ये जो कैफे बिजनेस है वहां पे मीटिंग्स, कैजुअल गॉसिप्स और वो एक काफी पॉपुलर स्पॉट बन गया है। तो मतलब आप देख रहे हो किस तरह से एक बिजनेस गया, दूसरा बिजनेस वहां पे आ गया, फिर वो कल को कैफे वाला बिजनेस भी बंद हो सकता है, फिर वहां पे कोई और बिजनेस आ सकता है। लेकिन बात यह है कि इतना ज्यादा क्योटिक हो गया था, पूरा लोगों के पैसे इधर उधर, फिर वहां पे एक अलग से बिल्कुल शांति वाला माहौल बन गया कैफे का। चलते हैं अब हम लोग अगले बिजनेस न्यूज के तरफ और इस बिजनेस न्यूज में मैं आपको कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आए, कुछ कंपनीज ऊपर गई और कुछ कंपनीज नीचे गई। तो पिछले हफ्ते जो टॉप 10 कंपनीज थी उसमें से 6 का मार्केट कैप 1.18 लाख करोड़ से बढ़ गया। जैसे कि TCS का बताऊं मैं तो TCS सबसे बड़ा विनर रहा जिसका मार्केट कैप 53,692 करोड़ से बढ़कर 12.47 लाख करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, SBI और ITC को भी काफी ज्यादा फायदा मिला, ये लोग भी आगे गए। लेकिन एयरटेल, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और HUL का मार्केट कैप नीचे गिर गया। अगली न्यूज जोमेटो और स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है। क्यों? क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT इन्होंने ये डिमांड किया है कि ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पर 28% का GST लगाया जाए क्योंकि ये लग्जरी है, कोई नेसेसिटी नहीं है। और भुवनेश्वर वाले मीटिंग में जिसमें 26 स्टेट्स के ट्रेड लीडर्स आए थे उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया। अभी ये चीज मतलब अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगी और फिर उसके बाद अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो जितनी भी क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं, चाहे इंस्टामार्ट हो, स्विगी हो, जेप्टो हो, इवन की फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ये 28% का GST लग जाएगा। और जैसे ही ये GST लगता है आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, आपके लिए भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आपके लिए प्राइसेस बढ़ेंगे, चाहे वो सर्विस टैक्स के हिसाब से हो या फिर वो अपना डिलीवरी चार्ज बढ़ा लें, प्रोडक्ट की प्राइसेस में थोड़ा चेंज हो सकता है और इनडायरेक्टली आपके जेब पे भी फर्क पड़ेगा। और ये जो रूल्स हैं ई कॉमर्स का, ये इसलिए भी लगाया जा रहा है इनके ऊपर क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, फेक प्रोडक्ट्स भी बेचे हैं इन लोगों ने, स्पेशली फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट जैसा घटिया और 2 कौड़ी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मीशो तो खैर मैंने यूज नहीं किया कभी, बट मेरे को अमेजोन बेस्ट लगता है। तो इन रीजंस के वजह से अब ये GST लग सकता है। और एक और आरोप इन पे बहुत सीरियस है। इनका कहना है यानी कि CAIT का कहना है कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज या फिर ई कॉमर्स कंपनी है ये स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रही हैं। हालांकि ये चीज मेरे को उस तरह से नहीं समझ में आई क्योंकि कई बार जो आप Amazon पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो वहां पे आप अपना खुद भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। हालांकि ये जो डार्क स्टोर्स वाला सीन है वहां पे मैं मान सकता हूँ कि स्मॉल ट्रेडर्स को काफी नुकसान होता है। बट आपको पता है जब एक रिवॉल्यूशन आता है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कोई भी टैक्स या कोई भी गवर्नमेंट उसको ज्यादा देर रोक नहीं पाती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो US में जब उबर लॉन्च हुआ था तो जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स थे जिनका नेक्सस था वो उबर को चलने
नहीं दे रहे थे। जैसे अभी आप गोवा में देख सकते हो, गोवा में ओला या उबर आप जब भी कैब बुक करते हो प्राइवेटली, तो वहां के लोग आगे जाने ही नहीं देते। तो ऐसी चीजें हर बिजनेस के साथ आती है, हमेशा आती है और आती रहेगी। आपको मैं एक अगर मूवी बताऊं, सीरीज बताऊं जिसका नाम है सुपर पम्प्ड, वो सीरीज आप जरूर देखना। उससे आप ये सीखोगे कि एक एंटरप्रेन्योर को हर एक दिन डेली एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है और उस प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व करते हैं फिर वो बहुत बड़े बिजनेस बनते हैं। तो ये बहुत ही हार्ड वर्क का काम है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। तो यही सारी चीजें हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट नहीं सॉरी CIIT की, और ये भी आप समझ रहे हो CIIT भी एक तरह से गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी ही होगी। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट ये लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए। और 1 मई से CIIT एक नेशन वाइड कैंपेन भी शुरू करेगा जिसमें वो रिटेल ट्रेड को बचाने के लिए अपना काम करेंगे या फिर मोटिवेट करेंगे लोगों को। देखिए ये रूल पास होता है या फिर नहीं होता है, अगर आपने एटर्नल में इन्वेस्टमेंट किया है यानी कि जोमेटो में, तो फिर अगर ये रूल पास होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इन कंपनीज के पास अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। ये लोग अभी स्केल का गेम खेल रहे हैं, जैसा अमेजोन ने गेम खेला था। अमेजोन ने कई सालों तक, लगभग 10 सालों तक कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया था, और फिर जब वो प्रॉफिटेबल हुए तो फिर आप सबको सक्सेस स्टोरी पता है। तो अगर अभी ये रूल लग जाता है तो फिर जोमेटो का सर्वाइवल करना, बेसिकली जोमेटो का नहीं बोलूंगा क्योंकि जोमेटो के अंदर बहुत सारे बिजनेस आते हैं, ब्लिंकिट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली न्यूज पे जाने से पहले इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए ताकि हम और ज्यादा ग्रो कर सकें। अगली न्यूज जो है वो काफी ही चिंता करने वाली है। अगर आप इंडिया को चाइना या फिर US जैसा सक्सेसफुल और वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री देखना चाहते हो तो आपको ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि IISc बेंगलुरु के एक प्रोफेसर जिनका नाम है मयंक श्रीवास्तव, उन्होंने ये बोला कि अगर IPL के प्रॉफिट्स पर 40% का टैक्स लगा दिया जाए तो 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं, जो 10 नए IITs बनाने के लिए काफी ज्यादा हैं। और आपको तो पता ही है IITs कितने कम है इंडिया में। मैंने भी IIT की तैयारी की थी बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे निकला नहीं, बहुत मेहनत की थी। और अगर IITs ज्यादा हो तो फिर अच्छे प्रोफेसर होंगे, अच्छी स्टडी होगी, इंडिया और ज्यादा आगे जाएगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के पास पैसा तो बहुत है लेकिन इंडिया के पास विजन ही नहीं है। ये मतलब बहुत हार्श चीज है, आप समझ रहे हो। कहाँ इलॉन मस्क ये कहता है कि मैं ऐसा कार बनाने वाला हूँ, पूरा इलेक्ट्रिक पावरफुल मशीन, हम मार्स पे जाएंगे, वहां पे हम प्लांट्स ग्रो करेंगे, वहां पे पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स। और इंडिया, आप समझ रहे हो, और ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया के पास बिल्कुल विजन नहीं है। और जब मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के पास विजन नहीं है, इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि न तो गवर्नमेंट के पास कोई विजन है, न तो आम लोगों के पास कोई विजन है। यानी कि अगर 140-50 करोड़ की जो पूरी जनसंख्या है उसमें मुश्किल से 5-10 लोग या 20 लोगों के पास विजन होगा। साथ ही मयंक ने ये भी बताया कि आज इंटरटेनमेंट सब्सिडाइज्ड है लेकिन रिसर्च पे हैवी टैक्स लगाया जाता है। IPL, बॉलीवुड या फिर कोई रिलीजियस ट्रस्ट हो, उसको टैक्स में बहुत ज्यादा छूट मिल जाती है, जबकि रिसर्च टूल्स पर GST लगा दिया जाता है। तो प्रोफेसर ने ये डिमांड किया है कि बूमिंग सेक्टर्स पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगाकर जो पैसा आ रहा है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए। हालांकि ये जो न्यूज थी ये तो IISc प्रोफेसर के अकॉर्डिंग थी, उन्होंने लिंक्डइन पे पूरा पोस्ट डाला, लेकिन इसके बाद मैंने भी कुछ रिसर्च की थी और आपको ये चीज समझनी होगी कि जब GST लगाया जाता है तो GST लगाने से क्या होता है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है, GST बिल जनरेट होता है, इनवॉइस और पेमेंट डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं और जो मूवमेंट का ट्रैकिंग होता है वो भी पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत सारी इलीगल चीजें होती हैं और पैसे को घुमाया भी जाता है। तो जब GST लगता है या फिर आप ऐसा कह लो टैक्स लगता है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि इलीगल सेल कम हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना इजी हो
जाता है, कंप्लायंस और ऑडिटिंग भी काफी इजी हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिसर्च पे और ज्यादा टैक्स लगाओ या फिर रिसर्च पे से टैक्स हटाओ ही मत। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जैसे अगर मैं आपको यूएसए का एग्जांपल दूं तो यूएसए में R&D टैक्स क्रेडिट मिलते हैं और यूनिवर्सिटीज को लैब इक्विपमेंट पे टैक्स ब्रेक्स भी मिलते हैं। वहीं पे जर्मनी की बात करूं तो वहां पे साइंटिफिक रिसर्च और जो रिसर्च टूल्स होते हैं उस पे वैट एग्जेम्पशन मिलता है। वहीं पे यूके की बात करूं तो वहां पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर जो यूनिवर्सिटीज हो उनको 0 रेटेड वैट मिलता है, और जो लैब इक्विपमेंट होते हैं ये उनकी बात कर रहा हूं मैं यूके पे। और वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां पे R&D इन्वेस्टमेंट के लिए हैवी टैक्स रिबेट्स मिलते हैं और कुछ रिसर्च आइटम पे GST भी नहीं लगता है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसपे बहुत ज्यादा छूट मिलता है। उनमें से कुछ का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, यूएसए, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इवन साउथ कोरिया में भी। साउथ कोरिया में रिसर्च इक्विपमेंट और जो हाई टेक मटेरियल्स होते हैं उसके लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अगली बिजनेस न्यूज उन लोगों के लिए है जिनको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में बहुत मजा आता है, जिनका इंटरेस्ट ही पेनी स्टॉक में है। और मैं एक ऐसे सब्सक्राइबर को भी जानता हूं जो हमेशा 100 रुपए के नीचे के स्टॉक्स को ही परचेज करते हैं। ऐसा मैंने उनके एक पॉडकास्ट में सुना था। तो ये बिजनेस न्यूज स्पेशली आपके लिए ही है। मैं बात कर रहा हूं वक्रांजी लिमिटेड की। ये एक स्मॉल कैप पेनी स्टॉक है जो 10 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने Q4 FY25 में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया जिसमें नेट प्रॉफिट 15.98% से बढ़कर 2.54 करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे सेल्स 17.24% बढ़कर 63.18 करोड़ रुपीस हो गया। लेकिन ये सारी जो अच्छी खबर है उसके साथ एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं और आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि पिछले एक साल में ये स्टॉक 63% नीचे गिरा है, पर अब कंपनी डेब्ट फ्री हो गई है और इनका बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे अगर मैं एनुअल ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो इनका एनुअल ट्रांजैक्शन 12.6 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया है और ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि GTV ये भी 54,258 करोड़ से ऊपर चला गया। और कंपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान्स के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन आप कॉन्फिडेंस में मत आ जाना ये बिजनेस न्यूज सुन करके। आप अपना रिसर्च जरूर करना, क्योंकि जो भी पेनी स्टॉक्स है ना वो पेनी स्टॉक्स है ही इसलिए क्योंकि शायद उनके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता तो शायद वो पेनी स्टॉक होते ही नहीं, इन स्टॉक्स की प्राइस 600, 1000 इस तरह की होती। तो जरूर आप इस पे ध्यान देना, अपना रिसर्च जरूर करना और ट्राई करना ऐसे पेनी स्टॉक से दूर ही रहने का। अब मैं आपको ये भी समझा दूं कि ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू होता क्या है। देखिए, GTV का मतलब है पूरे साल में जितनी टोटल वैल्यू का ट्रांजैक्शंस कंपनी ने हैंडल किया, चाहे उसमें कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट हो या फिर न हो, वो सारा चीज कैलकुलेट होता है। तो वक्रांजे ने ये बोला है कि उनका GTV 54,258 करोड़ रुपीस का है। इसका मतलब है कि उनके नेटवर्क के थ्रू कस्टमर्स ने 54,258 करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन की है, जैसे बिल पेमेंट्स, बैंकिंग सर्विसेज, ATM विड्रॉल्स, ETC। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है GTV में, ये सिर्फ टोटल ट्रांजैक्शन का साइज दिखाता है, ना कि प्रॉफिट। दूसरी चीज, कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट अलग होता है, GTV अलग होता है। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट डायरेक्टली GTV से नहीं निकलता है। ये थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं फिर से बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेल्स की 50 रुपए की और उसमें से आपका एक्सपेंस रहा 10 रुपए का और आपका टैक्स रहा वो भी 10 रुपए का, तो आपको नेट प्रॉफिट बचता है 30 रुपए का। लेकिन GTV का ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। GTV का यूज करके प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू नहीं निकलता है। तो ये जो 54,258 करोड़ का GTV है, ये कोई बहुत अच्छी चीज या फिर कोई बुरी चीज नहीं है। आप ऐसा समझ लो, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ये कंपनी तब भी दिखाती है जब उनके पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए ना हो। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि आप खुद सोचो, कंपनी अगर किसी चीज को सिर्फ रिवॉल्व कर रही है फिर भी तो उसका GTV बढ़ जाएगा, उसके पास प्रॉफिट आए या फिर ना आए।
अगली न्यूज है HCL टेक्नोलॉजीज की, और ये न्यूज उन सभी लोगों के लिए है जिनको डिविडेंड से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर आपके पास HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर आज हैं तो आपको 18 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। तो एक्चुअली इसकी एक्स डेट भी आज ही की थी, यानी कि 28 की, और अगर आप इसको 29 तारीख को परचेज करोगे या फिर 28 को तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। एक्स डिविडेंड डेट वो होता है जिस डेट पे आपके पास वो शेयर है, यानी कि अगर आज 28 तारीख किसी भी स्टॉक का एक्स डिविडेंड डेट है तो या तो आपको 28 तारीख से पहले वो शेयर्स होंगे तभी आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। अगर आपके पास शेयर 28 तारीख को हैं या फिर 28 के बाद हैं तो फिर आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा समझ लो एक्स डिविडेंड डेट एक ब्रैकेट है आपके लिए या फिर एक लिमिटेशन है कि इस तारीख से पहले ही आपके पास ये स्टॉक्स होने चाहिए। लेकिन दिल दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है, और भी कंपनीज हैं जो अपना डिविडेंड देने वाली हैं, जैसे कि 361 वैम लिमिटेड। इनका एक्स डिविडेंड डेट 29 अप्रैल का है और ये 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहे हैं। साथ ही तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, इनका भी 6 रुपए प्रति शेयर और इनका एक्स डिविडेंड डेट 23 अप्रैल को है। और साथ ही साथ वेसुवियस, ये भी 14.5 रुपीज पर शेयर, इसका भी एक्स डिविडेंड डेट 30 अप्रैल का है। अब जो मैं कंपनीज का लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ उन सभी का एक्स डिविडेंड डेट 2 मई का है। इसमें आ गया है एबीबी इंडिया 33.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड, ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड 0.20 पर शेयर, गुजरात इंटरक्स लिमिटेड 10 रुपीज पर शेयर, KSB लिमिटेड 4 रुपीज पर शेयर, मोल्ड टेक पैकेजिंग 2 रुपीज पर शेयर, फोर्ब्स प्रिसीजन टूल एंड मशीन पार्ट्स लिमिटेड 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देगा ये कंपनी। वहीं पे कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बोनस इशू कर रही हैं, जैसे कि कैप्टन टेक्नोकास्ट, और कुछ ऐसी भी कंपनीज है जैसे कि GACM, लेलॉयड इंजीनियरिंग और मैक्स इंडिया। ये कंपनीज राइट इशू करेंगी। और आज का बिजनेस न्यूज खत्म करने से पहले मैं आपको एक आंसर भी दे देता हूं। मैंने परसों के वीडियो में ये पूछा था कि टाटा मोटर्स का क्या रिश्ता है टाटा टेक्नोलॉजीज से, तो लगभग हर किसी ने उसका सही आंसर दे दिया। लेकिन आपको कुछ चीजें और जान लेनी चाहिए। टाटा मोटर्स का जो हिस्सेदारी है टाटा टेक्नोलॉजीज में वो 53.39% है। और इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज बहुत पसंद आती होगी, और मैं बहुत ही जल्द हर वीकेंड पे एक लाइव न्यूज सेशन भी रखने वाला हूँ, जिसमें अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगा। ये हो सकता है मैं वीकेंड्स पे रखूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक वीडियो रख लिया ट्यूसडे को, फिर रख दिया वेडनेसडे को, फिर रख दिया फ्राइडे को, ऐसे करके। तो आप मुझे बताओ मैं सैटरडे संडे को लगातार 2 दिन रखूं, या फिर ऐसा करूं कि ट्यूसडे को रख दिया, फिर थर्सडे को रख दिया, या फिर एम को रख दिया यानी कि मंडे को रख दिया, या फिर आप ऐसा समझ लो कि फ्राइडे को रख दिया, इस तरह की चीजें। और कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था, बेसिकली एक भाई थे हमारे, उन्होंने कमेंट में ये पूछा था कि आपका RPM कितना है, या फिर मैं वीडियो शुरू करना चाहता हूं तो कौन सा माइक लेना बेटर रहेगा। तो मैंने उनको सजेशंस दिया था। बट यूट्यूब में एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई कमेंट करता है, ठीक है, फिर मैंने उसको रिप्लाई दे दिया, तो उसके बाद अगर वो बंदा कोई और क्वेश्चन पूछता है तो वो सेक्शन दिखता नहीं है। उसके लिए सेपरेटली आपको पूरा सेटिंग करके नीचे आना होता है, पूरा स्क्रॉल करते रहो, फिर एक एक कमेंट पढ़ो, तब जाके आपको उनके दूसरे क्वेश्चंस दिखते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहे हमसे, तो आप जब भी मुझसे पूछो, मैं अगर एक बार रिप्लाई दे दिया मैंने और अगर दूसरी बार मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब आपको हमें ट्विटर पे क्वेश्चन करना है, और वहां पे मैं कॉल भी अटेंड कर सकता हूं। तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन, अगर लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो आप हमें वहां पे पूछ सकते हो। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।